Student, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MDK tutor. Students, आज हमने बात करनी है हाफ लाइफ के ऊपर, साथ हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के भी और हाफ लाइफ के भी, और साथ हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स जो आपने अपनी बुक से प्रॉपरली रीड करने हैं। एक तो है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन और एक है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। या आपने बुक से पढ़ना है लेकिन उसका हल्का फुल्का आइडिया आपको लेक्चर के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs जिनका लिंक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के साथ है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हाफ लाइफ और हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQs है कि अगर तो न्यूक्लियर एमिशंस के बायस एटॉमिक मास 32 कम हो जाए और एटॉमिक नंबर में कमी आए 12 की, तो बताइए कितने अल्फा और कितने बीटा एमिट हुए होंगे। एक बड़ी सिंपल सी बात ना जहन में रखें, एटॉमिक मास में कमी ना सिर्फ अल्फा पार्टिकल लेके आ सकता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स एटॉमिक मास को सेम रखते थे, एटॉमिक नंबर में एक कम करते थे या एक ज़्यादा करते थे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बीटा। गामा रेस तो ना कमी लेके आती हैं एटॉमिक मास में ना एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक मास में अगर कमी आ रही है तो दैट इज ऑलवेज ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल कमी 4 की लेके आता है, 32 की कमी आ रही है। बड़ा सिंपल सा काम कीजिए, सबसे पहले 32 को ना डिवाइड कर दीजिए 4 से, भला हमें क्या मिला 8। स्टूडेंट्स 8 अल्फा निकले होंगे, ये बात तो तय है। हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, तो पहले अल्फा की बात करेंगे। 8 पहले है तो मतलब स्टूडेंट्स ये और ये तो खत्म हो गए ना। अब देखेंगे A और C में से कौन सा ठीक है। एक अल्फा एटॉमिक नंबर में कमी लेके आता है 2 की, और अगर 8 अल्फा है तो कमी आनी चाहिए 16 की, यानी कि 8 अल्फा से Z-16 होना चाहिए। लेकिन हुआ कितना, Z-12। जरा नोट कीजिएगा 16 और 12 में भला कितना फर्क है, 4 का, और वो भला फर्क कौन पूरा कर रहा है, बीटा। क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि एक बीटा के निकलने से Z+1 हो जाता है। अगर 4 बीटा निकले ना तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, एंड +4 लीड्स टू -12 स्टूडेंट्स। तो 8 अल्फा और 4 बीटा निकले हैं। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली। फर्दर नोट कीजिएगा, हमें पूरी सीरीज दे दी गई है। एक्स में से अल्फा निकला, अल्फा की मिशन बड़ा क्या होती है, A-4 Z-2। बीटा निकला, स्टूडेंट्स A तो सेम रहेगा ना, वो तो जो था वो ही रहेगा, इसमें +1 हो जाएगा, -2 +1, ये बन जाएगा Z-1, और इधर आ जाएगा A-4। A-4 Z-1 इज एक्चुअली डेल्टा ऑप्शन, ये डेल्टा मिल गया। अच्छा, अगर एक अल्फा एमिट होता और 2 बीटा, तो डॉटर एलिमेंट क्या कहलाता, जरा नोट कीजिएगा। इफ 1 अल्फा इज एमिटेड तो A-4 2, अच्छा एक अल्फा से यहाँ पे आ गया Z-2, 2 बीटास, 2 बीटा मतलब +2, तो ये क्या आ गया A-4, इधर क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग इज Z। 2 बीटास की वजह से एटॉमिक नंबर जो था वो ही बन गया, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास 4 कम। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास चेंज। Such atoms of an element which have same atomic number but different atomic masses are called isotopes. हम उनको isotopes कहते हैं।
अच्छा, अगर तो बीटा एमिट हो जाता, सिर्फ बीटा एमिट होता, तो बीटा की एमिशन से ए तो सेम रहता, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाता। एटॉमिक नंबर चेंज, एटॉमिक मास सेम, तो फिर दैट इज कॉल्ड आइसोबार। फिर जो डॉटर एलिमेंट बनेगा ना, वो पेरेंट एलिमेंट का आइसोबार बनेगा। स्टूडेंट देखें, ये कितने सिंपल एमसीक्यूज हैं जिनका लिंक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के साथ है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो सिंपल देखिएगा, ऐसा टाइम जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस डिके कर जाए, जिसमें हाफ सब्सटेंस डिके कर जाता है स्टूडेंट्स, हम उसे कह देते हैं हाफ लाइफ। अब ज़रा नोट कीजिएगा कि हाफ सब्सटेंस के डिके करने का क्या मतलब है और हाफ लाइफ की प्राइमरीली डिपेंडेंस किन चीज़ों पर है। हम ना हाफ लाइफ को शो करते हैं आमतौर पे टी, लेकिन साथ यहाँ पर 1/2। इट मीन्स कि ये हाफ लाइफ की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, जो हाफ लाइफ है ना, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, वो कैसे भला? एक बड़ी सिंपल सी बात ज़रा नोट कीजिएगा, हमने इसके अलावा ओनली कहा तो मतलब ओ फैक्टर भी तो होते होंगे ना। ऐसा ऐसा पता है आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे ना फ़र्क पड़ जाता है डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट प्रोसेसेस में, टेम्परेचर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से, डेंसिटी को चेंज करने से, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बदलने से। लेकिन हाफ लाइफ को फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कैसे? आप टेम्परेचर चेंज कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता। डेंसिटी चेंज कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रेशर चेंज कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डिफरेंट पैरामीटर्स बदलते रहें। हाफ लाइफ अगर यूरेनियम की जितनी है वही रहेगी, टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे बदल नहीं जाएगी, सेम रहेगी। हाँ, यूरेनियम बदल दें, उसकी जगह पे आप थोरियम यूज़ कर लें, फ़र्क आ जाएगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस को बदलेंगे तो हाफ लाइफ बदलेगी, अदरवाइज फ़र्क नहीं आता स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो नोट कीजिएगा, आपकी बुक में ना वो एक खास ग्राफ ड्रॉ करता है। अब मैं वो ग्राफ का समझाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एक्सिस आ गई। दिस इज वाई एक्सिस, जबकि दिस इज एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस से बात करते हैं टाइम की, वाई पे हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ गया टाइम। अब फर्ज कर लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ना 64 पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इसका हाफ वाला कितना होता है? दिस इज हाफ 32। इसका हाफ कितना होगा? 16। इसका हाफ कितना होगा? 8। इसका हाफ 4। इसका हाफ 2। इसका हाफ 1। ठीक है, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने एक खास टाइम लिया। फर्स्ट करें, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, इतने ही वक्त के बाद दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ, इतना वक्त गुजरा। थर्ड हाफ लाइफ,
इतना वक्त और गुजरा, फोर्थ हाफ लाइफ इतना वक्त और गुजरा, फिफ्थ हाफ लाइफ इतना और गुजरा, सिक्स्थ हाफ लाइफ। हमने ये प्रॉपर इसको डिवाइड किया हाफ लाइफ की फॉर्म में। अच्छा नोट कीजिएगा, आपकी बुक में कहता है, फर्स्ट कीजिए शुरू में ना ऐसे 64 एटम्स मौजूद है, एक हाफ लाइफ गुजरी, 32 रह गए, अनदर हाफ लाइफ गुजरी, 32 का हाफ 16 रह गए, अनदर हाफ लाइफ गुजरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 8 रह गए, अनदर हाफ लाइफ गुजरी 4, अनदर गुजरी 2 और गुजरी 1। देखिए ना, जैसे ही एक हाफ लाइफ का टाइम गुजरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी आधे हो गए। एक हाफ लाइफ का टाइम और गुजरा, पार्टिकल्स फिर आधे हो गए। एक हाफ लाइफ का टाइम और गुजरा, पार्टिकल्स फिर आधे और गुजरा, पार्टिकल्स फिर आधे। ऐसे हाफ लाइफ गुजरती जा रही है और जितने पिछले पार्टिकल्स रह गए थे वो हाफ होते जा रहे हैं। मैंने इन सबको आपस में क्या किया स्टूडेंट्स, मिला दिया। नोट कीजिएगा, ये मैंने इन सबको आपस में स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दिया। जैसे मैंने इनको आपस में किया ज्वाइन, तो मुझे एक कर्व मिली। स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं डिके कर्व। यहां पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा जरा। मेरे पास शुरू में वाला कितने, मैं यहां पे ना ऐसे बताना चाह रहा हूं आपको प्रॉपर वे में, ताकि हम साथ ही फार्मूलाज भी निकाल लें और हम साथ ही तमाम चीज़ों को भी डिस्कस कर लें, ताकि फर्दर हमें कोई इशू ना फेस करना पड़े। जैसे नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने बात कर रहे हैं कि 32 रह गए, 16 रह गए, 8 बाकी रह गए, 4 बाकी रह गए। मतलब कि स्टूडेंट्स हम ना प्राइमरीली बात कर रहे हैं अनडिकेड की, या फिर हम बात कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टिकल्स की। ऐसी है ना, शुरू में व्हेन टाइम वाज 0, जब टाइम 0 था, मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम इज 0, तो पार्टिकल्स भला कितने हमारे पास, जो पार्टिकल्स बचे 0 टाइम पे उतने ही थे जितने शुरू में मौजूद थे। स्टूडेंट्स एक हाफ लाइफ गुजरी और पार्टिकल्स आधे हो गए, n0 बाय 2। ये बात अब बड़े गौर से सुननी है। एक हाफ लाइफ और गुजरी, पार्टिकल्स इसका आधे हो गए, यानी कि n0 बाय 2 बाय 2। इसे मैंने कुछ यूं लिख रहा हूं, जरा नोट कीजिएगा, 1/2 टाइम्स n0, और इसे मैं कुछ यूं लिख रहा हूं कि 1/2 इंटू 1/2 टाइम्स n0। अच्छा, अब गुजरी थर्ड हाफ लाइफ, इसका भी हाफ हो गया। अब इसका फर्दर हाफ करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू विद फर्दर हाफ 1/2, और साथ आ गया n0। अच्छा, फोर्थ गुजरी, मैंने कहा फोर्थ हाफ लाइफ थी, ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2, ये तो पहले ही था। फर्दर हाफ किया, फर्दर 1/2, और साथ क्या आ गया n0। अच्छा, इन बातों को ना मैं कुछ यूं लिख रहा हूं, जरा नोट कीजिएगा। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो 1/2 की पावर ना 1 थी,
जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ऐसे ही है ना 1/4, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर एंड नॉट। अच्छा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मैं लिख सकता हूं 1/2 का क्यूब एंड नॉट। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4 टाइम्स एन नॉट। ये बात आपको समझ आ गई है ना? जरा पैटर्न तो देखिएगा। अगर मैं यहां पे से यूं कह दूं कि इट वाज एक्चुअली 1/2 की पावर 0 एन नॉट, तो ये बात ठीक नहीं है। पावर 0 तो 1 होता है, एन नॉट ही आता है। पावर 2 स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही आता है। 3 2 1/2 का क्यूब 1/8 आता है। पावर 4 16 आता है, वही तो वैसे बन रहा था। अच्छा ये 1, अच्छा देखें अगर ये 0 तो ये भी 0। हाफ लाइफ 1 पावर 1, हाफ लाइफ 2 पावर 2, हाफ लाइफ 3 पावर 3, हाफ लाइफ 4 पावर 4, और अगर हाफ लाइफ n तो मैं ये बात कह सकता हूं कि रिमेनिंग पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू ओरिजिनल या फिर इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा हम बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, मास नहीं निकाल सकते। अगर मास निकालना है तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल मास से और यहाँ पे रिमेनिंग मास निकाल लें। अगर आपने काउंट्स निकालने हैं, काउंट मतलब काउंटिंग, जो डिटेक्टर काउंट करता है, तो मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल काउंट से और यहाँ पे काउंट निकाल लें। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है या आपने एक्टिविटी निकालनी है तो यहाँ मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल एक्टिविटी से और एक्टिविटी निकाल लें, या फिर आप इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें 100 को स्टूडेंट्स और परसेंटेज निकाल लें। तो इस तरह से हमें फार्मूला ही मिल गया, कर्व भी मिल गई, लेकिन दिस डिके कर्व इज अकॉर्डिंग टू अनडिकेड पार्टिकल्स। अच्छा जरा फर्दर नोट कीजिएगा एक और चीज, मैंने कहा 64 थे, एक हाफ लाइफ गुजरी, 32 रिमेनिंग रह गए, तो 32 तो जाया भी हो गए, तो 32 इज आल्सो डिकेड एलिमेंट्स। अच्छा एक हाफ लाइफ और गुजरी, रिमेनिंग वाला कितना रहेगा 64 में से 16, तो जाया कितने हो गए 64 माइनस 16, बोला कितने बने वो 48। सेकंड थी मेरे पास, ये आ गया 48। अच्छा थर्ड हाफ लाइफ गुजरी, 64 में से सिर्फ 8 रह गए, सिर्फ 8 रिमेनिंग रह गए, तो बोला कितना डिकेड हो गया अब तक 64 माइनस 8, यहां पे आता है 56। थर्ड हाफ लाइफ 56, हाफ लाइफ फर्दर गुजरी, 4 रह गए, तो कितने अब तक कितने डिके हो गए 4 हाफ लाइफ्स में सिर्फ 4 रह गए, तो डिके कितने हो गए भला 64 माइनस 4 60, ये इधर आ गया 60। एक हाफ लाइफ और गुजरी 2 62, एक और गुजरी 1 63 डिके हो गया अब तक। जरा इन्हें तो जरा मर्ज करें जरा आपस में और देखें जरा क्या आता है हमारे पास, जरा नोट कीजिएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसी कर्व आ रही है जो शो कर रही है किसको, डिकेड पार्टिकल्स को, ये भी डिके कर्वी है, लेकिन दिस डिके कर्व्ड इज रिप्रेजेंटिंग decayed particles, behavior of decayed particles. This one is expressing
बिहेवियर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स। तो ऐसे दो कर्व्स हम ड्रॉ कर सकते हैं डिकेड और अनडिकेड की फॉर्म में। अच्छा, अब मैं ना इसका जरा ड्रॉ करता हूं फॉर्मूला, जरा चेक कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि डिकेड अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो डिकेड मैं कैसे निकालूंगा। जब टाइम था 0, अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ, तो तब तो लाजमी सी बात है कोई डिके भी नहीं हुआ होगा। जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ, व्हेन टाइम इज 0, तो नो पार्टिकल इज डिकेड, कोई डिके नहीं हुआ। एक हाफ लाइफ गुजर गई तो फिर आधे डिके हो गए, n0 बाय 2 डिके हो गए। सेकेंड हाफ लाइफ गुजर गई तो n/2 जो बाकी बचे थे ना, उसका आधा n0/4 डिके हो गया, और रिमेनिंग रह गया n0/4, यानी कि सेकंड में n0/2 के साथ साथ n0/4 भी जो सेकंड में डिके वो आ गया। इससे हम कह सकते हैं 3n0/4। थर्ड में ना n0/4 का भी हाफ, यानी कि n0/8 डिके हो गया और n0/8 रिमेनिंग रह गया। अब जो डिके हुआ ना वो इधर आ गया, यानी कि 3n0/4 प्लस n0/8 फर्दर डिके हो गया। स्टूडेंट्स ये बन गया 7n0/8। अच्छा, 4 गुजरा, n0/8 का हाफ n0/16 फर्दर डिके हो गया, बाकी भी रह गया। तो यहाँ पे आ गया 7n0/8 में फर्दर डिके हुआ n0/16, तो ये आ गया 15n0/16। आप एक चीज नोट कर रहे, कितने मेरे पास फ्रैक्शंस थे ना अनडिकेड के, उन सब के ऊपर 1 है। 1/2, 1/4, 1/4, ठीक है, 1/8, 1/16, अगर 5वां होता 1/32, 6 होता 1/64, और यहां पे देखें एक कम है, 2 से एक कम 1, 1/2, 4 से एक कम 3, 3/4, 8 से एक कम 7, 7/8, 16 से एक कम 15, 15/16। आगे यहां पर आता 1/32, तो यहां आता 31/32। दोनों को सामने अगर मैं करता ना तो 1 नहीं बनता। नोट कीजिएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1, 1/4, 3/4 प्लस किया 1, 1/8 प्लस 7/8, 1। सो ये अनडिकेड है, ये डिकेड है। फॉर्मूला क्या आ गया, डिकेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, नोट कीजिएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n टाइम्स n0। 1 मतलब टोटल, 1/2 का मतलब अनडिकेड। अगर मैं टोटल में से अनडिकेड निकाल दूंगा तो बाकी फिर क्या बचा, डिकेड। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं डिकेड, तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। स्टूडेंट्स, अगर आपने डिकेड मास निकालना तो इसी को मल्टीप्लाई करें टोटल मास से। अगर आपने डिकेड काउंट्स निकालने हैं तो इसी को मल्टीप्लाई करें डिकेड का ओरिजिनल काउंट से। अगर आपने डिकेड एक्टिविटी निकालनी है तो इसी को मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल एक्टिविटी से। और अगर तो आपने निकालने हैं डिकेड परसेंटेज स्टूडेंट्स, तो इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो डिकेड परसेंटेज पता चल जाएगी। So these two formulas are basically used to calculate decayed or undecayed number of molecules, mass, activity, counts and percentage. अब हम साथ ही बात करेंगे एक और चीज की भी। स्टूडेंट्स, फर्दर हम बात करेंगे, देखें ना हमने यहाँ पे 2 पहले फार्मूलाज। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं, कैसे टोटल टाइम से हम हाफ लाइफ की अमाउंट निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा हाफ लाइफ के एमसीक्यूज में, एंड दैट शॉर्टकट इज कि टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू
हाफ लाइफ। अब देखें इससे ना हम फर्दर फार्मूलाज बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, या हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ इज एक्चुअली टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आपके समझने के लिए। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए हमने ना दो ऐसे ब्लॉक ले लिए सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के। दीज टू आर द ब्लॉक्स ऑफ सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब अगर तो ये एलिमेंट सेम, लाजमन सी बात है कि इनकी हाफ लाइफ भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये आगे दो ब्लॉक्स। अब इन दोनों ब्लॉक में हमने कुछ यूं किया कि फर्ज की इस ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दोज आर 500, जबकि इस ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट इज 1000। अब मैंने एक हाफ लाइफ के बाद देखा आफ्टर 1 हाफ लाइफ। जरा नोट कीजिएगा यहाँ पर ना हमने फार्मूला देखना है इसका। आफ्टर 1 हाफ लाइफ जब देखा तो ये 500 रह गए थे 250। ये बोला कितने रह गए थे? ओनली 250। जबकि ये 1000 रह गए थे 500। मैंने कहा अगर तो चेंज की बात की जाए तो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 500 माइनस 250 आया 250। अगर यहाँ पे चेंज की बात की जाए तो 1000 माइनस 500 आ गया 500। अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो दोनों का चेंज क्यों नहीं सेम? क्योंकि दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि अगर तो इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम ना हो तो चेंज डायरेक्ट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं उसी का चेंज भी ज़्यादा आता है। अच्छा, अब मैं ना फॉर एक्सपेरिमेंट इन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देता हूँ सेम। जैसे यहाँ पर भी आ गए 1000, यहाँ पर भी आ गया 1000, और मैंने देखा आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ तो रिमेनिंग पार्टिकल्स वर 500। स्टूडेंट्स मैंने ना इसको देखा आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो पहले 500 हुए, फिर दोबारा हाफ होके 250 रिमेनिंग रह गए। अब देखें ज़रा, अब कितना चेंज आया 500 का, इसमें कितना चेंज आया 750 का। जिस एलिमेंट को हम ज़्यादा टाइम देंगे उसमें भी चेंज ज़्यादा आएगा, लाजमी सी बात है। इन्हें हमने किया मर्ज, तो फार्मूला कुछ बन गया डेल्टा एन प्रोपोर्शनल एन डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगाऊं तो कुछ ऐसे फार्मूला बन जाता है डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो चेंज इन पार्टिकल्स के लिहाज से बताता है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ सिंपल लिखूँ ना, कुछ ऐसे ज़रा नोट कीजिएगा। अगर मैं ऐसे कुछ यूँ लिखूँ कि डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स हम इसे कहते हैं एक्टिविटी, विच इज़ इक्वल टू माइनस एन लैम्डा। और स्टूडेंट्स इस फार्मूले से ना 2018 में MCQ भी आ चुका है। 2018 में MCQ आ चुका है फ्रॉम दिस फार्मूला। हमने पढ़ लिया ग्राफ्स क्या है, अनडिकेड क्या है, डिकेड क्या है, शॉर्टकट्स क्या है, हमारे पास फार्मूला कैसे बनता है। अब ज़रा नोट कीजिएगा एक लास्ट बात ज़रा नोट कीजिएगा। वो कैसे?
मैं इसे कुछ इस फॉर्म में लिखता हूं कि डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स मैं ना लेता हूं दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन। यहां पर इंटीग्रेशन आ गई 0 से लेके टोटल टाइम तक, यहां पर इंटीग्रेशन आ गई कहां से, एन नॉट अगर मैं कहूँ ना, ठीक है, एन नॉट से जो ओरिजिनल थे वहां से लेके एन तक। हमारे पास स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्म जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा होता है उनको इजीली पता होता है, आप सब इसको याद ना कीजिएगा, बस समझ सको कि चीज़ें आती कहाँ से हैं, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1/n, ठीक है, यहाँ पर आ गया n और n नॉट विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया टाइम t और 0, ठीक है। अब जरा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आता है 1/n माइनस 1/n नॉट इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट, जबकि ये यहाँ पे इक्वल आ जाएगा माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू t माइनस 0, तो ये बन गया माइनस लैम्डा t। अगर माइनस हो रहा हो ना, हम सिंपल लिख सकते हैं ln n ओवर n नॉट, इधर आ गया माइनस लैम्डा t। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया n/n नॉट, ख़त्म किया नेचुरल लॉग, इधर आ गया माइनस, इधर e आ गया, e माइनस लैम्डा t। यहाँ से फार्मूला बना हमारे पास n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा t। ये फार्मूला आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा होता है, ये असल में इस रिलेशन से आता है। डेरिवेशन याद करना आपका मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको पता हो कि दिस इज डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम दिस। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि मैं इसे कुछ इस तरह से यहीं पे इसी फॉर्म को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ कुछ ऐसे कि मैं कहूँ कि एक हाफ लाइफ की बात हो रही है। कितनी बात हो रही है? फर्स्ट हाफ लाइफ की बात हो रही है। तो जो रिमेनिंग होंगे ना स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा n नॉट बाई 2, नीचे वाला क्या था n नॉट, क्योंकि देखें ना एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाई 2 बच जाते हैं, तो यहाँ पे n नॉट बाई 2 आ गया, इधर आ गया, जबकि इधर आ गया हमारे पास ये, इधर आ गया ln, जबकि इधर था माइनस लैम्डा, फर्स्ट हाफ लाइफ था, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना ये n नॉट कट गया n नॉट के साथ, ln 1/2 जो होता है ये होता है माइनस 0.693 विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा हाफ लाइफ। माइनस कट गया माइनस से, और बाकी फॉर्म वाला क्या बनी कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय दिस लैम्डा विच इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट, तो देखें दो फार्मूलाज जो बुक में सिर्फ लिखे हुए हैं वो हम असल में इससे डिराइव करते हैं। आपका जो कंसर्न है ना मेन, वो इनको याद कर लेना बस। तो हम कह सकते हैं कि 0.693 बाय लैम्डा सिर्फ ये नहीं होता, असल में दिस इज आल्सो इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय लैम्डा, क्योंकि ये वैल्यू वहीं से तो आई है, तो आपने इसको ऐसे भी याद कर लेना है स्टूडेंट्स। और अब एक लास्ट बात, जहां पे आपका टॉपिक हाफ लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे और हम साथ ही बात करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की भी।
जरा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स एक लास्ट बात, एंड दैट इज मीन टाइम। मीन टाइम क्या होता है? हम मीन टाइम को ना एवरेज टाइम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। मीन टाइम इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, और आपको पता है कि डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ, तो ये आ जाता है 1.4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ये जनरल कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में ऐसे आ जाए तो आ जाए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स देखें आपके इस पूरे बोर्ड पे ना इस टाइम मुकम्मल तौर पे हाफ लाइफ क्लियरली डिस्क्राइब कर दी गई है। डिकेड क्या है, अनडिकेड क्या है, उनकी कर्व्स क्या है, रिलेशन कैसे निकालना है, हमारे पास क्या फ़र्क आता है चेंज की फॉर्म में, एक्टिविटी क्या होती है और हम उससे कौन से लिंक निकालते हैं। दिस इज योर हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स साथ ही हम बात करेंगे कुछ हाफ लाइफ के एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और फिर हम साथ ही शुरू करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, और हम माइनर सा डिस्कस करेंगे किसको, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ के, और फिर हम एज इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को, और उसी के साथ साथ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस को। हाफ लाइफ से हमें जनरली कुछ ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, जरा नोट कीजिएगा कि इफ initial number of particles are 6400, now number of particles are 400, how many half lives have been passed? कितनी हाफ लाइव्स पास कर चुकी हैं? Alpha is 3, beta is 4, Charlie is 5 and delta is 6। देखिए इसका वैसे बेसिक वे तो ये है कि हम फार्मूला यूज़ करें विच इज़ n इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें रिमेनिंग बताया गया है, तो 1/2 की पावर n n0, और ये आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 400, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की पावर n टाइम्स 6400। स्टूडेंट्स ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 4, और ये कट के आ जाएगा 4 1 और 6, जबकि 2 की पावर n ऊपर चला जाएगा। तो हमने कहा कि 2 की पावर n इज इक्वल टू 16, जिसे कह सकते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4। 2 सेम हो गए, और देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जो n है ना, दिस n इज इक्वल टू 4, और इसके मुताबिक अगर देखें तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। ये था प्रॉपर वे। जनरली अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यूँ नहीं करता, मेरा वे कुछ ऐसा होता है कि मैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या मैथ्स को जो भी गिवन है मैं हाफ करता रहता हूँ until I get the required value, और जितनी बार हाफ किया है मैं गिन लेता हूँ। जैसे अगर मैं हाफ करूँ 6400 को तो वी गेट 3200, दोबारा हाफ किया 1600, दोबारा हाफ किया 800, दोबारा हाफ किया 400, ये आगे रिक्वायर्ड वैल्यू। कितनी बार हाफ किया? 1 2 3 4, सो 4 इज करेक्ट आंसर। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो फार्मूला से सॉल्व कर लें, चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए। हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ 10,000 particles, if 10,000 particles
are kept under observation, are kept under observation, and only 625 particles are remaining after 2 hours. After 2 hours, what will be the number of half-lives? What will be number of half-lives? यही सवाल ना ऐसे ही पूछा जा सकता है कि what is half-life? ये सवाल हमें दोनों तरह से आ सकता है. अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 4, चार्ली आ गया 5 और डेल्टा आ गया 6. अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हाफ लाइफ पूछता तो अल्फ़ा आ गया 1 और बीटा आ गया 30 मिनट्स, चार्ली आ गया 24 मिनट्स, जबकि डेल्टा आ गया 20 मिनट्स. अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने अब सिंपल वे यूज़ किया. 10,000 को हाफ करता गया, एक बार हाफ किया 5,000, दोबारा हाफ किया 2,500, दोबारा हाफ किया 1250, दोबारा हाफ किया तो मिला 625. कितने बार हमने हाफ किया? एक बार हाफ किया, 2 बार, 3 बार और 4 बार हमने हाफ कर लिया. तो आंसर इज 4 टाइम्स. अच्छा, टोटल टाइम इज 2 hours. हमने क्या निकालना है? हाफ लाइफ. हमें तो पता है फार्मूला, हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ. 2 hours का मतलब है 120 मिनट्स बाय 4 is equal to 30 minutes. So students, beta is the correct option. हमें MCQ ऐसे भी पूछा जा सकता है. अच्छा, हमें MCQ ऐसे भी कह सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स. MCQs can come like this: if number of particles are 2.5 cross 10 power 3 and the radioactive substance has decay constant of 3 cross 10 power minus 2, then what is activity of this radioactive substance? यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फा आ गया 1.7, बीटा आ गया 7.5, चार्ली आ गया 67, डेल्टा आ गया 75. हम ये बात जानते हैं, जो एक्टिविटी होती है ना, इट इज़ आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिके कांस्टेंट. अब देखिए 2.5 क्रॉस 10 पावर 3, इसे मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ 2500. जो लैम्डा था वो आ गया 3 और नीचे आ गया ये 10 पावर 2. स्टूडेंट्स, ये कट गया 2020 से. 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75. सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. तो हाफ लाइफ से जो आपको मोस्टली एमसी को देंगे वो कुछ इस तरह के पूछे जाएंगे. अब हम चलते हैं टूवर्ड्स इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन और देन हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट. लेकिन उससे पहले अगर तो ये पूछा जाए कि कंप्लीट डिके कब हो सकता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट डिके करने के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए.
इनफाइनाइट टाइम चाहिए। और आपकी बुक के अंदर ना, आपकी बुक में डिफरेंट सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ लिख दी गई है, वो आपने काइंडली याद कर लेनी है प्रॉपर। अब हम बात करेंगे इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आपकी बुक में पिंक कलर का, पीटीबी की बुक में पिंक कलर टेबल ड्रॉ किया गया, वो टेबल आपने याद कर लेना है, लेकिन उसके कुछ कुछ माइनर फीचर मैं यहाँ पे बयान करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन विद मैटर। अब ज़रा नोट कीजिएगा प्रॉपर कि इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट कीजिए कि ये एक ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये एक है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब फर्स्ट करें कि ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेस को एमिट कर रहा है, तो हमने कहा कि ये इसमें से निकल रही हैं अल्फ़ा, ये इसमें से एमिशन हो रही है बीटा की, जबकि दिस इज एमिशन ऑफ गामा, गामा रेस। अब ना बता दीजिए इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है। हमें ये बात पता है कि जो अल्फ़ा हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। हमने पढ़ा भी था कि 7000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो ये उनके साइज़ बड़ा है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज्ड हैं, ये मैसिव हैं, और इस वजह से स्टूडेंट्स इनकी आयोनाइजेशन बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये दो तरीके से आयोनाइजेशन करते हैं। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात की जाए ना, तो इनकी आयोनाइजेशन है मैक्सिमम, और वो भी दो तरह से कैसे स्टूडेंट्स? अल्फ़ा पार्टिकल आयोनाइज कर सकता है कांटेक्ट करके भी, लाजमी सी बात है, जैसे कांटेक्ट होगा तो चार्ज है आयोनाइज कर देगा। उसके अलावा ये आयोनाइज कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से भी। जिस एटम के पास से गुजरेंगे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाजमन सी बात है, मौजूद होंगे, उसके पास से गुजरने पर ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को और वहाँ से सक आउट खींच लेंगे, तो अट्रैक्शन से भी आयोनाइज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आयोनाइज ये करता है अल्फ़ा पार्टिकल, लेकिन क्योंकि सारी एनर्जी तो ज़ाया कर देता है किस में, आयोनाइजेशन में, तो फिर ना ये पेनिट्रेट बहुत कम कर पाता है। तो हम कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन है, लेकिन इसी की वजह से इसकी मिनिमम पेनिट्रेशन है। आपकी पीटीबी टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जब पेनिट्रेशन की बात की जाती है ना, तो इसको रेंज कहा जाता है, और साथ ये लिखा हुआ है कि रेंज कुछ ख़ास फीचर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि रेंज डिपेंड करती है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना था सब्सटेंस का, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका चार्ज कितना है, उस पार्टिकल का चार्ज कितना है, उस पार्टिकल का मैस कितना है, उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, और जिस सब्सटेंस के अंदर से मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। इन सब चीज़ों पर डिफाइन होती है रेंज। अब अल्फ़ा का मैस बहुत ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा करता है आयोनाइज और ये कम करता है पेनिट्रेशन। बीटा जिसको हम इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की सेंस में कहते हैं स्टूडेंट्स, अब क्योंकि वो भी चार्ज्ड हैं लेकिन स्मॉलर पार्टिकल्स हैं एज कंपेयर टू अल्फ़ा, और 7000 टाइम्स स्मॉलर है। चार्ज तो है
लेकिन स्मॉलर है, एनर्जी भी कम है। इस वजह से जो अल्फा से अगर कंपेयर करें तो बीटा 100 टाइम्स लेस आयोनाइज करता है। 100 टाइम्स लेस आयोनाइजेशन है बीटा पार्टिकल्स की, लेकिन इसी वजह से स्टूडेंट्स 100 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेशन है, क्योंकि जितनी आयोनाइजेशन कम उतनी एनर्जी बच जाएगी, तो वो पेनिट्रेशन में यूज़ हो जाएगी। अगर तो अल्फा की पेनिट्रेशन कुछ सेंटीमीटर तक है तो बीटा कुछ मीटर्स तक भी जाता है। अगर अल्फा एक पीस ऑफ पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है तो बीटा को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्यू सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम की हमें कोई फॉयल चाहिए होती है। अगर गैमा रेज की हम बात करते हैं तो हम ये बात जानते हैं, गैमा रेज तो बेसिकली वैसे ही फोटॉन्स है, ये चार्जलेस है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये मैसलेस है, इनका कोई मैस भी नहीं होता। फिर गैमा रेज की सबसे कम, इन तीनों न्यूक्लियर रेडिएशंस के अंदर से सबसे कम जो आयोनाइजेशन है वो किसकी है? गैमा रे की है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन है स्टूडेंट्स वो किसकी है? सॉरी, ये मैंने इरेज करना है। सबसे ज़्यादा, यहाँ पे वर्ड हम चेंज करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है स्टूडेंट्स वो इन तीन न्यूक्लियर रेडिएशंस में से गैमा रेज की है। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, एक बीटा पार्टिकल है, जबकि इसके साथ साथ एक गैमा रे का फोटॉन है, और स्टूडेंट्स सामने हमने रखा हुआ है एक पीस ऑफ पेपर। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, दिस इज अ पेपर। इससे थोड़ा सा आगे स्टूडेंट्स एक एल्यूमिनियम की शीट है, एक एल्यूमिनियम की शीट है, या कोई फॉयल मौजूद है हमारे पास यहाँ पे। दिस इज फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम फॉयल। और इससे थोड़ा सा आगे स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है एक लेड का ब्लॉक, एक यूं लेड का ब्लॉक मौजूद है कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स। दिस इज लेड ब्लॉक, लेड ब्लॉक। अब ज़रा नोट कीजिएगा, जो अल्फा पार्टिकल है वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो बीटा है वो भी आगे चला जाएगा और वो जाके एब्जॉर्ब होगा एल्यूमिनियम शीट में। जो गैमा है वो पेपर से ही पास करेगा, वो एल्यूमिनियम से ही पास करेगा, जबकि इट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन लेड ब्लॉक। स्टूडेंट्स, अगर मैं रेडिएशन जो न्यूक्लियस से अगर मैं इनसे बाहर आ जाऊँ ना, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं और मैं यहाँ पर कंसिडर करूं एक न्यूट्रॉन को भी, तो न्यूट्रॉन पीस ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम शीट, इवन के लेड ब्लॉक से भी पास कर जाएगा। तो अगर तो मैं जनरल आइडिया की बात करूं तो इन तीनों में से मैक्सिमम आयोनाइजेशन अल्फा, मैक्सिमम पेनिट्रेशन गैमा। पर अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स बात करूं तो याद रखिएगा कि जो आयोनाइजेशन है वो अल्फा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गैमा, और सबसे कम इनडायरेक्ट आयोनाइज करता है न्यूट्रॉन। लेकिन अगर तो मैं बात करता हूं पेनिट्रेशन की स्टूडेंट्स,
तो रेंज सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की, उसके बाद गैमा, उसके बाद बीटा, और सबसे कम रेंज है स्टूडेंट्स अल्फा की। तो अगर न्यूट्रॉन को भी इन्वॉल्व करें तो कुछ ऐसा रिलेशन बनता है। अगर न्यूट्रॉन को निकाल देंगे तो फिर यहाँ से आप RN और IN निकाल दें तो बाकी बचता है रेंज एंड आयोनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। ये आ गया स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो टेबल आपकी बुक में ड्रॉ किया गया है वो आपने पढ़ना नहीं भूलना, उसको आपने लाजमन रीड आउट कर लेना है। और अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, विच इज बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के जनरली इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम इन चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं। तो ज़रा नोट कर, ज़रा बात करते हैं हम इसके ऊपर कि व्हाट आर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। ज़रा नोट कीजिएगा, हम अगर किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर रेस को एमिट करवाते हैं ना, तो उन रेस के एब्जॉर्ब होने की वजह से बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है स्टूडेंट्स, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है डैट इज कॉल्ड डोज। हम डोज कहते हैं, डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी पर यूनिट मास। अगर यहाँ से देखा जाए ना तो ये बन जाता है एनर्जी इज जूल, मास इज किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम इज एक्चुअली ग्रे, हम इसे ग्रे कहते हैं, जूल पर केजी इज ग्रे। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें ना तो 1 ग्रे जो कि SI यूनिट है, दिस इज इक्वल टू 100 रैड होता है। रैड ओल्ड यूनिट है, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। आपकी बुक में ना उल्ट लिखा हुआ है, इसका कुछ भी लिखा हुआ है कि अगर 1 रैड को देखते तो लाजमन सी बात है फिर 1 रैड आ जाता है 1/100 जो बन जाता है 0.01 ग्रे। पर हमें पता है इसमें इशू क्या होता है, इसमें इशू ये होता है कि देखिए ना हर बॉडी पार्ट इक्वल तो नहीं है, सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। अगर आपने हाथ पे रेस को एब्जॉर्ब किया है तो केस अलग होगा, और अगर आपने वही रेस एब्जॉर्ब की है आंख पे तो केस अलग होगा, क्योंकि आंख सेंसिटिव है ज़्यादा। फिर हमने कहा कि डोज के बजाय ज़्यादा बेहतर ये है इक्वलेंट डोज की बात कर ली जाए, इसमें हम डोज को मल्टीप्लाई करते हैं RBE, या जिसको हम कहते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस फैक्टर, कि कोई भी बायोलॉजिकल पार्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और उस पर कितनी ज़्यादा रेज कितना ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको देखूँ ना तो इसका यूनिट आ जाता है हमारे पास, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट आ जाता है सिवर्ट, और 1 सिवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम। जैसे रैड ओल्ड यूनिट था वैसे ही रैम क्या है, ओल्ड यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 1 सिवर्ट इतना है तो जो 1 रैम होगा वो 1/100 सिवर्ट होगा, जिसे हम कह देते हैं 0.01 सिवर्ट। स्टूडेंट्स जो आप और हम हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, अब नॉर्मल वाला क्या मतलब होता है कि हमने उसमें बर्दाश्त कर रहे हैं वो पार्टिकल्स जो अर्थ के क्रच से निकलते हैं, जो हमें नहीं पता कि ज़ेरे ज़मीन कोई भी एटम या एलिमेंट रेडियोएक्टिव मौजूद है या नहीं, या फिर वो रेज जो अर्थ के बाहर से आती हैं हम इन्हें कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब वो अब्जॉर्ब करते हैं हम। जो नॉर्मल पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ओवरऑल 1 साल में, नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल लोग हैं वो 1 साल में 2 मिलीसिवर्ट इक्विवेलेंट डोज अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो लोग जो पावर प्लांट में काम करते हैं, जो पावर प्लांट वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स 1 वीक में 1 मिलीसिवर्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखें कि जो रेज आप 6 माह में एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वो 1 वीक में कर लेते हैं। अब इनसे उन्हें क्या नुकसान होता है भला, इतनी ज़्यादा रेज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर तो रेज हो ना लो लेवल रेडिएशन स्टूडेंट्स, तो उससे
बाल गिरते हैं, ठीक है, रेडनेस हो जाती है स्किन पे, हल्का फुल्का बुखार, तबीयत ख़राब रहेगी, सिकनेस रहेगी। लेकिन अगर यही ज़्यादा हो जाए तो फिर अल्सरेशन शुरू हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल सारा ख़राब हो जाएगा, बॉडी के प्रोटीन्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे। तो ये रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। इनका बहुत कम स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, लेकिन अंधा इस्तेमाल नुकसानदेह है। जैसे हम लोगों ने, आपने देखा होता बुक में पढ़ा होता है, एज अ प्रेशर यूज़ होते हैं, इलाज के तौर पे होते हैं, तो वो एक ख़ास लिमिटेशन तक ठीक है, लेकिन एक्सेस इनकी बहुत ज़्यादा बुरी है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ज़रूरी ये है कि आप इस टॉपिक 13 में अपनी बुक से वो तमाम थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ लीजिए जहाँ से बुक की लाइंस पिक करेगा वो, क्योंकि वो जनरली पिक करता रहता है ऐसी चीज़ें। तो ये था आपका लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। जैसा आपने स्टूडेंट्स आज देखा कि हाफ लाइफ कितना वर्सटाइल टॉपिक है, और जैसा आपने बुक में पढ़ा था सीधा उससे कितना चेंज है और डिटेल्ड है। उम्मीद है कि आपको हाफ लाइफ के साथ साथ इफ़ेक्ट्स में जो कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े उनकी भी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई अगर इशू रह जाए तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा।